बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उस्मानी तारीख में लड़ी जाने वाली उन जंगों का जिनकी वजह से सल्तनत उस्मानिया का नाम आज भी सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है और उस्मानी तारीख में भी उन फतूहात को सरे फहरिस्त ही बयान किया जाता है। सल्तनत उस्मानिया वो सल्तनत थी जिसने उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनतों को शिकस्त देकर दीन इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। सल्तनत उस्मानिया ने मंगोल सल्तनत का मुकाबला किया जो उस वक्त अपनी जड़ें फैला रही थी। सल्तनत उस्मानिया ने बाज़ंतीनियों और यूरोप के रास्तों का भी मुकाबला किया जो उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनतें समझी जाती थीं। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के सलातीन ने चंद ऐसी हैरान कुन जंगें न सिर्फ लड़ी बल्कि इन जंगों में फतह भी समेटी। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ऐसी ही 6 जंगों के बारे में जिसने यूरोपीय सल्तनतों की जड़ें हिला कर रख दी। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्कों की एक अहम फतह की जो उन्होंने सर्बिया की एक अहम जंग में हासिल की, सर्बिया की फौज को शिकस्त देकर। नाज़रीन, इस जंग को जंग मारीसा भी कहा जाता है। मारीसा की जंग के वक्त सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद अव्वल थे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया अभी अपने उरूज पर ना पहुंची थी बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो अपने इब्तदाई दौर में थी। उस वक्त उनकी फौज की तादाद भी बहुत कम थी और दूसरी तरफ रियासत में मुकाबले के लिए ना तो अच्छे हथियार थे और ना ही जंगी साजो सामान था। लेकिन फिर भी उस्मानी तुर्कों ने यूरोप में अपनी बहादुरी, जज्बा ईमानी और अल्लाह की मदद से फतूहात हासिल की और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। बल्काल में फतह के बाद उस्मानियों की उड़ानें देखकर तमाम यूरोपीय सुल्तान मुत्तहिद हो गए थे और सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग करके इसको खत्म करने का ख्वाब देख रहे थे। नाज़रीन, उस वक्त सुल्तान मुराद अपनी फौज के साथ अनातोलिया में उठने वाली बगावतों को कुचलने के लिए निकल पड़े, जिसके बाद सुल्तान ने अपने एक नहायत माहिर वजीर लाला शाहीन पाशा की कमान में 800 सिपाही दिए। लाला शाहीन तजुर्बेकार जनरल होने के साथ साथ सुल्तान मुराद के उस्ताद भी थे और सुल्तान मुराद के वालिद सुल्तान ओरहान गाजी के दौर में भी सल्तनत उस्मानिया के जाबाज सिपाहियों में से थे, इसीलिए वो काफी तजुर्बेकार थे। उन्होंने जब सलीबियों का ये बड़ा लश्कर देखा तो भी हार ना मानी। उनकी जगह कोई और जनरल होता तो वो हार मान लेता, मगर लाला शाहीन पाशा ने हार ना मानी और बहादुरी के साथ मुकाबला किया। नाज़रीन, सलीबियों के सरदार को जब इस वाक़े की खबर मिली कि सुल्तान मुराद अपनी फौज के साथ अनातोलिया जा चुके हैं तो वो 70,000 जंगजुओं की बड़ी फौज लेकर सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत आरदना पहुंच गए। इस फौज ने दरियाए मारीसा के किनारे पर पड़ाव डाल लिया। सलीबियों को अपनी फौज की कसीर तादाद होने की वजह से यकीन यही था कि उस्मानियों को वो यूरोप में दाखिल तक न होने देंगे। सलीबी जीत की खुशी में जीत से पहले ही जश्न का सामान इकट्ठा करके जश्न मनाने लग गए। तब लाला शाहीन ने रात के वक्त जब सलीबी फौज शराब के नशे में गर्क थे बाकमाल तरीके से उन पर हमला कर दिया। सलीबियों को लगा ये हमला सारी उस्मानी फौज ने मिलकर किया है तो सलीबी भागने लगे। हर तरफ भगदड़ मच गई। जो भी उस्मानी फौज के सामने आता उसे जहन्नुम वासिल कर दिया जाता। सलीबियों में से बड़ी तादाद ने जान बचाने के लिए करीब ही मौजूद दरियाए मारीसा में छलांग लगा दी, मगर उनके भारी लोहे की कवच, लोहे की वो पोशाक जो जंगजू अपनी हिफाजत के लिए पहनते हैं, वो पहने होने की वजह से वो दरिया में तैर ना सके और उस्मानी फौज ने दरिया में घुसकर उन सब को भी मार डाला। और कहा जाता है कि काफी दिन तक दरियाए मारीसा का पानी लाल रहा था। नाज़रीन, जिन खैमों में रात को जश्न हो रहा था वही खैमे उस रात सलीबियों की कसीर तादाद के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे थे। ये जंग बस यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि इस शिकस्त के बाद सर्बिया की रियासत अपने दिफा में लग गई और इस जंग का मुकम्मल इख्तिताम सन 1389 को कोसूद की लड़ाई में हुआ। सल्तनत उस्मानिया से मारीसा की लड़ाई हारने के बाद सर्बिया के लाजार और वोल्टोवो क्विच ने मिलकर कोसूद की जंग में सुल्तान मुराद अव्वल की बेहतरीन फौज के खिलाफ मुकाबला किया। जंग कोसूद इतनी खतरनाक थी कि उसको खूनी जंग भी कहा जा सकता है। ये 1 हफ्ते तक सल्तनत उस्मानिया और सर्बिया के दरमियान चलती रही।
इस जंग में सुल्तान मुराद अव्वल और शहजादा लॉरेंस दोनों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, इस जंग के आगाज में सुल्तान मुराद अपनी फौज के साथ सर्बिया के शहंशाह लाजार के आमने सामने हुए। सुल्तान मुराद ने फौज के अहम हिस्से की सरबराही खुद की और शहजादे लाजार ने भी अपनी फौज की बड़ी टुकड़ी की सरबराही खुद की। दूसरी जानिब सुल्तान के बड़े बेटे बायजीद ने दूसरी टुकड़ी की सरबराही की और इसी तरह शहजादा लॉरेंस के बेटे स्टीफन लॉर्जवी ने भी अपनी फौज की बाकी सिपाहियों की कमान संभाल ली। इस जंग में किसी को शिकस्त ना हुई और सुल्तान और शहंशाह की मौत के बाद उन दोनों के बेटों ने कमान संभाली और अपनी अपनी फौज को लेकर वापस चले गए। नाज़रीन, जंगे कोसोत के बाद सुल्तान ने फिर हमला किया और सर्बिया के बाकी इलाकों को फतह करके सर्बिया को भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। नाज़रीन, जंगे निकोपलस 25 सितंबर 1396 को सल्तनत उस्मानिया और हंगरी फ्रांस मुकद्दस रोमी सल्तनत के मुत्तहिद लश्कर के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग है। ये जंग दरियाई डैन्यूब के किनारे निकोपलस बल्गारिया के किले के करीब लड़ी गई। इस जंग को सलीबी जंग भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त निकोपलस बल्गारिया पर सलीबियों की हुकूमत थी। जंगे निकोपलस कुरोने वस्ता की आखिरी बड़ी सलीबी जंग मानी जाती है क्योंकि इस जंग की तैयारी यूरोपीय ताकतों ने मुसलसल उस्मानियों से शिकस्त खाने के बाद एक बड़ा लश्कर तैयार करने की सूरत में की थी। नाज़रीन, निकोपलस की जंग का सबब उस्मानियों के हाथों मुसलसल शिकस्त खाने के बाद मसीही दुनिया का रद्द अमल था। इस जंग में उस्मानियों की क़यादत सुल्तान बायजीद अव्वल के हाथों में थी। सुल्तान अपनी फौज के साथ 24 सितंबर 1396 को मुकाबले के लिए निकोपलस पहुंचे। सलीबियों के अजीम लश्कर की वजह से मुसलमानों की फतह के इम्कानात बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पर भी वो एक बार फिर इंतहाई जुर्रत और बहादुरी से लड़े और फतह याब हुए। इस जंग में फतह की वजह एक ये भी समझी जाती है, जो कि किताबों में इस तरह से मौजूद है कि सुल्तान शराब नोशी में मुब्तला रहते थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से शराब नोशी से तौबा की और अल्लाह से फतह की दुआ की। बिलाखिर फतह उस्मानियों का मुकद्दर बनी। 25 सितंबर 1396 को सुल्तान ने जंगे निकोपलस में मसीहियों की मुश्तरका फौज को जबरदस्त शिकस्त दी। इस फतह के बाद मुसलमानों के लिए मजीद फतूहात के दरवाजे खुल गए। कब्रस की फतह। नाज़रीन, ये मारका उस वक्त शुरू हुआ जब 1570 की मौसम गर्मा में उस्मानी तुर्कों ने अपनी सल्तनत को मजीद फैलाने का सोचा और इस मकसद के लिए उन्होंने अपना हदफ कब्रस को बनाया। लेकिन इस बार एक छापे की बजाय बड़े पैमाने पर हमला किया गया। इस हमले की कमान के लिए माहिर जनरल और वजीर लाला मुस्तफा पाशा का इंतखाब किया गया, जो इससे पहले भी उस्मानियों को काफी जंगों में फतह दिला चुके थे। लाला मुस्तफा पाशा की सरबराही में तोप खाने समेत तकरीबन 60,000 फौजें 2 जुलाई 1570 को कब्रस के शहर लिमासिवल के करीब आमने सामने हुई। नाज़रीन, उस वक्त उस्मानी फौज हर जंग जीत रही थी और उस्मानी तोपखाना भी पूरे यूरोप में मशहूर था। इसी वजह से कब्रस के शहर लिमासिवल को फतह करने में ज्यादा वक्त ना लगा। शहर लिमासिवल को फतह करने के बाद उस्मानी फौज ने निकोसिया का मुहासरा किया। नाज़रीन, ये दिन 9 सितंबर का दिन था जब निकोसिया शहर फतह हुआ। उस दिन फतह की खुशी में हर अवामी इमारत और महल लूट लिया गया। उस्मानी फौज की बड़ी तादाद कब्रस के इलाके करीनिया में फैल गई। इसके बाद लाला मुस्तफा पाशा ने एक भी गोली चलाए बगैर करीनिया को फतह कर लिया, मगर कब्रस के इलाके फमगस्ता ने उस्मानी फौज की मज़ाहमत की और अपना दिफा करना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक फौज मौजूद थी क्योंकि फमगस्ता को कब्रस का अहम इलाका समझा जाता था और इसमें कब्रस की वो फौज थी जो उनकी फौज में से सबसे ज्यादा ताकतवर थी। फमगस्ता की तरफ से सल्तनत उस्मानिया की मज़ाहमत सितंबर 1570 से अगस्त 1571 तक जारी रही। फमगस्ता की फतह ने कब्रस में उस्मानी दौर की फतूहात की शुरुआत का इशारा किया और उस्मानी ये मैदान भी जीत गए और यूं सल्तनत उस्मानिया ने कब्रस के बाकी इलाकों को फतह करके उन इलाकों को भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया।
वलाचिया की जंग। नाज़रीन, ये मंजर था एक मैदान का जहां 1 मील के इलाके में हर तरफ दायरे की शक्ल में तकरीबन 20,000 नेज़े जमीन में गड़े हुए थे और हर एक नेज़े पर एक तुर्क कैदी की कटी पटी लाश पिरोई हुई थी। 2 सबसे ऊंचे नेज़ों पर सल्तनत उस्मानिया के एक इलाकाई ओहदेदार हमजा पाशा और यूनानी कातावलोनियस की लाशें थीं, जिनकी वफात को कई माह गुजर चुके थे। इनके जिस्मों पर मौजूद कीमती लिबास की बाकियात हवा में लहरा रही थीं, जबकि फिजा में एक वाहिद बू थी और वो बू थी सड़े हुए इंसानी गोश्त की। नाज़रीन, इसी मैदान के मंजर के हवाले से यूनानी मौरिख चाइल्ड कोइंडल्स लिखते हैं, ये वो मंजर है जिसने जून 1462 में यूरोप की रियासत ट्रांसिल्वेनिया के शहर तेरगोविस्ता से 60 मील दूर सल्तनत उस्मानिया के साथ में सुल्तान मोहम्मद दोइम की फौज के हरावल दस्ते का इस्तकबाल किया था, यानी कि सल्तनत उस्मानिया की फौज को जंग की दावत दी गई थी। मौरिख रादो फ्लोरेसिया एंड रेमेड मैकेनी ने अपनी किताब ड्रैकुला प्रिंस ऑफ मेनी फेसेस हिज लाइफ एंड टाइम्स में यूनानी मौरख के हवाले से लिखा है कि इस मंजर ने सुल्तान मोहम्मद पर ऐसा असर किया कि उन्होंने कहा, इस तरह के शख्स से उसकी जमीन छीनना बहुत मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि उस रात क़याम के लिए सुल्तान ने तुर्क कैंपों के गिर्द गहरी खंदक खुदवाई और अगले रोज फौज को ये कहते हुए वापसी का हुक्म दे दिया, ये इलाका इतना अहम नहीं कि इसकी इतनी कीमत दी जाए। सुल्तान वहाँ से खुद लौट गए, लेकिन वहाँ पर विराट ड्रैकुला के खिलाफ मुहिम खत्म न हुई। नाज़रीन, इस मुहिम पर ड्रैकुला भी सुल्तान के साथ था। इस तमाम सूरत हाल के बाद सुल्तान तो वहाँ से वापस लौट आए, लेकिन ड्रैकुला के खिलाफ उस जगह पर एक मुहिम शुरू हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्रैकुला के भाई रादू को तुर्क फौज के एक हिस्से के साथ वहीं उस इलाके में छोड़ दिया गया। ड्रैकुला के साथ जंग में सुल्तान उसके भाई की मदद की और ड्रैकुला जंग हार कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर वलाचिया ड्रैकुला के भाई शहजादे रादू की हुकूमत में चला गया। नाज़रीन, शहजादे रादू ने कुछ साल तो वलाचिया पर हुकूमत की, मगर 1472 की एक जंग में ड्रैकुला के भाई रादू के हाथ से वलाचिया की रियासत निकल गई तो हेनरी ने भी इस मौका पर ड्रैकुला को दोबारा तख्त पर बिठा दिया और ड्रैकुला तीसरी दफा वलाचिया का हुक्मरान बन गया। ड्रैकुला ने हेनरी के बादशाह के साथ बोस्निया में तुर्कों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल की। ड्रैकुला नवंबर 1476 में आखिरी बार तख्त नशीं हुआ, मगर बदकिस्मती से अगले ही महीने दिसंबर में सुल्तान मोहम्मद फातेह और ड्रैकुला के दरमियान एक बड़ी जंग हुई। नाज़रीन, सुल्तान ने ये जंग इसीलिए की क्योंकि वो ड्रैकुला को वलाचिया में अपने नायब के तौर पर छोड़कर आए थे, लेकिन उसने उस्मानियों से गद्दारी की और हेनरी का साथ दिया। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह और ड्रैकुला के दरमियान इस जंग के बाद इस जंग में ड्रैकुला हार गया और तुर्कों के हाथों मारा गया। न सिर्फ वो मारा गया बल्कि सुल्तान ने ड्रैकुला का सर उतार कर कुस्तुनतुनिया भेजा ताकि वहां पर मौजूद बाकी लोग जो बगावत करने का सोच रहे हैं उनको सबक मिल सके। इस तरह सुल्तान ने वलाचिया को भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना लिया। जंगे मोहाज। नाज़रीन, इससे पहले भी हम जंगे मोहाज के बारे में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। आप मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाज़रीन, हेनरी की बादशाहत उस वक्त मगरिब में क्रोशिया से लेकर मशरिक में ट्रांसिल्वानिया के इलाकों में फैली हुई थी। उस्मानी पेशकदमी से उसे भी शदीद खतरा था। नाज़रीन, जंगे मोहाज मजारिस्तान के करीब 29 अगस्त 1526 को लड़ी गई। ये जंग मुमलिकत मुजारिस्तान के बादशाह लुईस दोम और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान आजम के दरमियान लड़ी गई। जब सुल्तान यनीचरी की बगावत के मामलात को देख रहे थे तो उस वक्त वजीर आजम इब्राहिम पाशा मिस्र में थे। नाज़रीन, सुल्तान सुलेमान ने उनको वापस बुलाया और हेनरी की मुहिम की तैयारी शुरू कर दी। बल्गराद की फतह के बाद से अगरचे कोई बड़ी जंग हेनरी के साथ पेश नहीं आई थी, मगर दोनों रियासतों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ जारी रहती थीं। नाज़रीन, इसके अलावा फ्रांस के शाह अव्वल ने सुल्तान सुलेमान आजम से भी हेनरी पर हमले करने की गुजारिश की, जिसे चार्ल्स पंचम ने 1521 में पियोया की जंग में शिकस्त देकर कैद कर लिया था। शाह फ्रांस ने ऐसा इसलिए किया ताकि चार्ल्स पंचम को अपनी तवज्जो फ्रांस से हटाकर हेनरी की जानिब करनी पड़ जाए। हेनरी की सरहद ऑस्ट्रिया से मिली हुई थी। उसी जमाने में शाह ईरान ने शहंशाह चार्ल्स पंचम और शाह हेनरी के साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एक जारहाना और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। नाज़रीन, यही वो इत्तेहाद था, यही वो वजूहात थी जिसकी बिना पर सुल्तान सुलेमान आजम ने हेनरी पर हमला करने का फैसला किया।
1,00,000 फौज 300 तोपों के साथ हंगरी पर हमले के लिए ये फौज रवाना हो गई। कुस्तुनतुनिया से रवाना होने के 5 माह बाद 20 ज़ीक़द 932 हिजरी को मोहाज के मैदान में हंगरी की फौज से उस्मानियों का मुकाबला हुआ। उस्मानी लश्कर को अपनी कसीर तादाद और तोपखानों के बनाने पर शहंशाह लुई की फौज पर फौकियत हासिल थी। 2 घंटे से भी कम ही वक्त में जंग और साथ ही हंगरी की किस्मत का भी फैसला हो गया। शाह लुई और हंगरी की एक बड़ी तादाद, जिसका तखमीना 24,000 बताया जाता है, हंगरी के 24,000 सिपाही मारे गए। शहजादा लुई खुद भागता हुआ दरिया में डूबकर मर गया और यूं 30 ज़िलहज 932 हिजरी को सुल्तान सुलेमान हंगरी के पाया तख्त बुडापेस्ट पहुंच गया। शहर के लोगों ने हथियार डाल दिए और सुल्तान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने हंगरी की हुकूमत को खत्म कर दिया और यूरोप की तरफ मजीद फतूहात का आगाज कर दिया। फतह कुस्तुनतुनिया। नासरीन, कुस्तुनतुनिया की फतह एक ऐसी कामयाबी है जिसके बारे में सभी जानते हैं। नासरीन, अप्रैल सन 1453 में 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोइम ने अपनी फौज के साथ हजारों साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। वो गोले बरसाती तोपों के पस मंजर में अपनी फौज के साथ शहर की दीवार के सामने खड़े हो गए और 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोइम के दरमियान होने वाले मुकालमे को याद करने लगे। सुल्तान मोहम्मद याद कर रहे थे कि कैसे सन 1443 में सुल्तान मुराद दोइम ने इन्हें इसी तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवार के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया कायनात का दिल है। ये वो सरजमीन है जिसके बारे में वादा किया गया है, जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, दुनिया उसी की होगी। अहादीस में भी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या आलीशान वो सुल्तान होगा और क्या आलीशान वो फौज होगी जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी और दुनिया उसी की होगी। नासरीन, सुल्तान के वालिद ने सुल्तान मोहम्मद से कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते की रुकावट बनी हुई हैं। जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की तो इन्हीं दीवारों ने उसको रोका। जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद दोइम ने अपने वालिद की बातें सुनकर उन्होंने उस वक्त उनसे पूछा था कि आप इन कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते, जबकि उनके वालिद ने इस पे जवाब दिया था कि अभी मैं इतना ताकतवर नहीं बना कि इन दीवारों को गिरा सकूं। तो उस वक्त शहजादे मोहम्मद ने पूरे एतमाद के साथ अपने वालिद से कहा था कि वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा। कुस्तुनतुनिया 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतह हुआ। सदियों तक मुसलमान हुक्मरानों की कोशिशों के बावजूद दुनिया के मुसलमान पिछले 700 बरसों से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिशें करते चले आए, लेकिन इसका जोग्राफिया कुछ इस तरह से था कि वो हर बार नाकाम हो जाते। कुस्तुनतुनिया को 3 तरफ से बहिरा बास्फोरस ने घेरा हुआ है, जो इसके लिए शहर पनाह का काम करता है। बाज़ंतीनियों ने गोल्डन हॉर्न की जंजीरें लगाकर इनको बंद रखा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब उनकी 28 जंगी पहरी जहाज भी हर वक्त वहां मौजूद होते थे। 22 अप्रैल 1453 को उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ऐसी चाल चली जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। सुल्तान ने खुश्की पर तख्तों की शाहराह तैयार की और इस पर तेल और घी डालकर इसे खूब फिसलने वाला बना दिया। इसके बाद सुल्तान ने अपने 80 बहरी जहाज इस रास्ते पर मवेशियों की मदद से घसीटे के दूसरी तरफ पहुंचा दिए गए और शहर के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसके बारे में कोई सोच भी ना सकता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर लिया और अपने लिए कैसर रोम का खिताब इख्तियार किया। इस अजीम शान शहर की फतह उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी के हिस्से में आई, जो फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह कहलाए। नासरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो, जो कि मालूमात से भरपूर थी, जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।